हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 चैप्टर 2 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसमें सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? सेक्शन 3 जो बात कर रहा है वो कर रहा है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है, एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स as are hereinafter declared to be relevant and of no others। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि एविडेंस आप दे सकते हो। ठीक है, कहाँ पे? किसी भी सूट, एनी सूट और प्रोसीडिंग, ठीक है, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। मतलब कि आप एविडेंस हर एक उस चीज़ का दे सकते हो, हर एक उस फैक्ट इन इशू का दे सकते हो जिसका जो उसका एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहा हो या डिसप्रूव कर रहा हो। ठीक है, साथ ही साथ सिर्फ फैक्ट इन इशू का नहीं, साथ में एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स। ठीक है, एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स का कहने का मतलब क्या है? जो रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे उनका भी आप जो है एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या बोलेगा, और हम लोग वापस से पढ़ रहे हैं। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट। इस सेक्शन के बाद जो सेक्शंस दिए हुए हैं, हियर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। ठीक है, आप हमेशा एविडेंस उनका दोगे जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में रेलिवेंट है उस। ठीक है, देखो ये एक्सप्रेसली ये जो चीज़ें बोल रहा है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि आप एविडेंस दे सकते हो हर एक उस फैक्ट इन इशू का और अदर फैक्ट्स का जो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के बाद जितने भी सेक्शन उसमें दिए हुए हैं, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, उन सब का आप एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, जो तो ये पर्टिकुलर सेक्शन रेलिवेंसी की बात कर रहा है कि मतलब इसकी बात कर रहा है कि एविडेंस आप कौन कौन से फैक्ट्स में दे सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना हम लोगों को, जो रेलिवेंट फैक्ट है ना, वो देखो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स का ही चैप्टर है। ठीक है, तो रेलिवेंट फैक्ट्स जो है वो हमेशा लीगली रेलिवेंट होना चाहिए, लॉजिकली नहीं। अब जब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे ना, सेक्शन 4 जब पढ़ेंगे तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि ये लॉजिकली और लीगली की क्या बात हो रही है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि जो रेलिवेंट फैक्ट्स होना चाहिए वो हमेशा लीगली रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए, और जो 4 से लेके सेक्शन 50 तक प्रोवाइडेड है चैप्टर 2 में, वो लीगल फैक्ट्स की लीगली रेलिवेंट फैक्ट्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ ए फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि ये सेक्शन उन पर्सन को इनेबल नहीं करेगा एविडेंस देने के लिए जो ऑलरेडी डिसएंटाइटल्ड है। ठीक है, सिविल प्रोसीजर में। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम लोग जानते हैं सिविल प्रोसीजर में क्या होता है, जब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आप देते हो ना, उसी टाइम पे क्या होता है, आपको जो है जो मतलब जो आप प्रूफ लेकर आ रहे हो, जो एविडेंस है आपको, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली लगाना पड़ता है। तो अगर आपने उस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, अपने रिटन स्टेटमेंट या फिर प्लेंट के साथ, तो फिर कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करती जनरली। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब ये एग्जांपल इसी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन का है कि उस पर्सन को, क्योंकि अब देखो, अब आपने क्योंकि डॉक्यूमेंट पे नहीं लगाया, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट या प्लेंट में आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया, तो अब उस डॉक्यूमेंट को आप बाद में लेके नहीं आ सकते एज ए एविडेंस। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि जिसको कि सिविल प्रोसीजर में ऑलरेडी डिसएंटाइटल कर दिया गया है, तो उसके लिए ये उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन इनेबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है? A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. At A's trial, the following facts are in issue. A is beating B with the club. A is causing B's death by such beating. A's intention to cause B's death. ठीक है,
ए जो है बी का मर्डर करने का ट्राई करता है विद अ क्लब की सहायता से, ठीक है, और उसका इंटेंशन भी रहता है उसको मारने का। तो ट्रायल के टाइम पे फैक्टिंग इशू क्या क्या बनेगा, क्या ए ने बी को क्लब से मारा, क्या बी का डेथ जो है उसकी ए की बीटिंग से हुआ है, ठीक है, और लास्ट है क्या ए का इंटेंशन था बी को मारने का, ठीक है। ये सारे क्या है फैक्टिंग इश्यूज है, ठीक है, जो कि हमेशा याद रखना कि कोर्ट बनाता है। और फैक्टिंग इशू कहाँ पे दिया हुआ है, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल बेसिकली एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। A suitor does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its content as a subsequent stage of the proceeding, otherwise than in accordance with the condition prescribed by the CPC 1908. ये कहना क्या चाह रहा है, वो देखो जो सूटर है वो सूट लेके नहीं आ सकता, ठीक है, और वो जो प्रोडक्शन मतलब फर्स्ट ईयरिंग पे उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो इनेबल नहीं है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते जो भी आपने सब्सिक्वेंट स्टेज पे दिया, ठीक है, प्रोसीडिंग की नहीं कर सकते। लेकिन आप तब कर सकते हो जब अगर कोई कंडीशन प्रिस्क्राइब है सीपीसी में, अगर सीपीसी ने आपको बोला है कर सकते हो तो ठीक है सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसे इस सेक्शन में नहीं प्रोवाइड किया गया सब्सिक्वेंट स्टेज पे किसी भी उसको प्रूव करने का कंटेंट को जो आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि फ़र्स्ट जो हियरिंग होती है उस पर आप जो है फैक्ट्स बताते हो, ठीक है, ना कि आप एविडेंस लगा देते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करें, मतलब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है। Facts which, though not in issue and are so connected with a fact in issue or a relevant fact as to form part of the same transaction, are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and different place, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है ये कि जो वो फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे जो कि सेम ट्रांजेक्शन में वो फॉर्म क्या होगा, ठीक है, जो फैक्ट्स ने जो सेम ट्रांजेक्शन में फॉर्म हुआ है, ठीक है। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, हो सकता है वो फैक्ट इन इशू ना हो, ठीक है, लेकिन वो इतना कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से, ठीक है, या फिर रेलिवेंट फैक्ट्स से कि वो इटसेल्फ जो है वो रेलिवेंट हो जाता है। रेलिवेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन में फॉर्म हुआ होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन होता है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। और उसका सेम टाइम पे सेम प्लेस या वो डिफरेंट टाइम या डिफरेंट प्लेस पे हो रहा है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, ठीक है। एक बार और मैं इस स्टेटमेंट को वापस से बोल रही हूँ। सेक्शन 4 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, फैक्ट्स which though not in issue are so connected with a fact in issue or relevant fact as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at the different times and place, ठीक है। देखो इस पे ना बेसिकली इस सेक्शन को हम लोग जो इंग्लिश उसका डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, ठीक है। कोई भी जो एक्ट है वो अगर सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, तो वो इटसेल्फ रेलिवेंट हो जाएगा। इसके बहुत सारे केस लॉज हैं, तो केस लॉज देखने से पहले हम लोग एक बार इलस्ट्रेशन देख लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 1, A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or by the bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form part of the same transaction, part of the transaction is a relevant fact. ये क्या बोल रहा है, A जो है B को के मर्डर का अक्यूज है, ठीक है, कि A ने B को मारा है बाय बीटिंग हिम, ठीक है। तो जो भी कुछ whatever was said or done by A or B by the bystander at the beating, ठीक है, जो भी देखो ए ने बी को मारते समय हो सकता है बोला होगा कि क्या कहते हैं, नहीं तेरे को तो मैं मार ही दूंगा आज, तूने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ये कुछ भी स्टेटमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर पार्ट का वो पर्टिकुलर फैक्ट, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है सेम ट्रांजेक्शन में फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
तो वो रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। ए ने बी को मार रहा है, ए बी को मार रहा है, ठीक है, मारते हुए बोल रहा है कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो उसको मारते टाइम ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इन द सेम ट्रांजेक्शन, तो वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन पे। वो क्या बोल रहा है, ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and jails are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ए जो है वेजिंग वॉर का अक्यूज्ड है। वेजिंग वॉर जो है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ट्रूप्स और जो है ना वो सारे अटैक किए होते हैं जेल पे, ठीक है, अटैक्स किए होते हैं नॉर्मल पीपल पे भी, और क्या कहते हैं जेल वगैरह भी तोड़ वोड़ देते हैं, ठीक है। ये सब जितना भी फैक्ट्स, मतलब जितना भी चीज़ें अकर हुई हैं, ठीक है, जितना भी इंसिडेंट हुआ है, ये सारा रेलिवेंट फैक्ट होगा, ठीक है। अकरेंस ऑफ दिस फैक्ट्स आर रेलिवेंट, स्टेटमेंट दिया हुआ द अकरेंस ऑफ दिस फैक्ट इज रेलिवेंट, क्योंकि ये सेम, ठीक है, ये जनरल ट्रांजेक्शन में जनरल ट्रांजेक्शन का पार्ट है, ठीक है। वेजिंग वॉर होना, ठीक है, वेजिंग वॉर जो हो रहा है जिसमें कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप, आर्म इंसर्क्शन कर रहे हो, या फिर ट्रूप्स को अटैक कर रहे हो, या फिर जेल ब्रोक कर रहे हो, ये सब जनरल ट्रांजेक्शन का पार्ट है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव कि ए जो है इन सब में जब जब ये सब चीज़ें हो रही हैं वो प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे, ठीक है। ए का देखो किसी भी अक्यूज़ का प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो सब सेम ट्रांजेक्शन में हो रहा है, जनरल ट्रांजेक्शन में हो रहा है, तो वो सब रेलिवेंट हो जाएगा, वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो लास्ट स्टेटमेंट है वो मैं एक बार पढ़ रही हूँ। द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज रेलिवेंट एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजेक्शन, दो ए मे नॉट हैव बिन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ दैम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इलस्ट्रेशन सी पे। A sues B for a libel contained in a letter forming part of a correspondence letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself. देखो ये क्या बोल रहा है, ए ने बी को लाइबल के लिए शू किया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ए ने बी को लाइबल के लिए शू किया है, और इसमें क्या होता है कि ये वो सारे लेटर्स, ठीक है, जो कि लाइबल कंटेंट नहीं है जिसमें, ठीक है, उसके अलावा जो भी लेटर्स हैं वो भी सेम ट्रांजेक्शन में फॉल करेगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, यही चीज़ ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन नंबर सी बोलना चाह रहा है, ठीक है। वो सारे जो हैं वो सारे कॉरेस्पॉन्डेंस जो लेटर्स होंगे वो बिटवीन द पार्टीज, इवन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द लाइबल, ठीक है, वो सारे रेलिवेंट होगा, ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होगा। अब डी क्या बोल रहा है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, मतलब उसमें लाइबल कंटेन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो सब्जेक्ट मतलब वो रिलेटेड हो, ठीक है, वो रिलेटेड हो उस पर्टिकुलर लाइबल से, या उस पर्टिकुलर चीज़ से लाइबल अरोज हुआ हो, ठीक है। तो एक बार फिर से इलस्ट्रेशन सी देख लेते हैं। A sues B for a libel contained in a letter forming part of correspondence letter between the parties relating to the subject out of which, ठीक है, out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself. वो खुद से libel नहीं वो कर रहा है, contain नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वेयर डिलीवर्ड टू ए, द गुड्स वेयर डिलीवर्ड टू सेवरल इमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, इच डिलीवरी इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन ये है कि क्या बी ने ए को डिलीवर किया था गुड्स, तो द गुड्स वेयर डिलीवर्ड टू सेवरल इमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, ठीक है, इस डिलीवरी इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट, कि इससे पहले बी ने बहुत लोगों को डिलीवरी की है, ये एक सेवरल इमीडिएट पर्सन, तो ये सब एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा जनरल ट्रांजेक्शन में, ठीक है।
अच्छा, ये जो रेस जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये क्रिमिनल लॉ केस और सिविल केस दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। तो हम लोगों ने सेक्शन डिस्कस कर लिया, इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लिया। अब इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें है अच्छे खासे, तो उसको हम लोग को टाइम लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।